So next unit we'll discuss is ionic equilibrium. In this, you asked first question number one. First question is given: how many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with pH 1? So pH is given 1. That means H plus concentration is simply 10 to the power minus 1. Or you may say HCl is a strong acid, so its concentration is also 10 power minus 1. Now I want pH 2. That means H plus concentration must be 10 power minus 2. So HCl concentration is also 10 power minus 2. So if you are adding water, तो इसका मतलब C1V1 equal to C2V2 हो जाएगा. पहले कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 1 है, वॉल्यूम 1 लीटर है, बाद में कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 2 है, वॉल्यूम आपको निकालना है. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू 10 लीटर्स आ गई. 1 लीटर सोल्यूशन पहले से ही था, बाद में 10 लीटर करना है, तो वाटर एडेड आप कितना हुआ? वाटर एडेड आप कितना हुआ? 10 लीटर वॉल्यूम चाहिए फाइनल, 1 लीटर पहले से था, सो 9 लीटर्स. दैट मीन्स आंसर इज सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, it's asked which of the following arrangement represents the correct order of solubility of sparingly soluble salt Hg2Cl2 Cr2SO4 whole thrice BaSO4 and CrCl3 respectively. ये solubility का standard question है, अगर आप अपने notes देखोगे तो उसमें आसानी से मिल जाएगा. So Hg2Cl2 से लिखेंगे तो it forms Hg22 plus. So it forms Hg22 plus 2Cl minus. Solubility अगर S1 assume कर लें तो S1 and 2S1. तो KSP की वैल्यू लिखेंगे S1 इंटू 2S1 स्क्वायर. दैट मीन्स सॉलिबिलिटी इज KSP बाय 4 पावर 1/3. और ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी समझ आ जाएगा. नीड नॉट टू सॉल्व ऑल अदर्स. ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान दिया जाता है, कोई एक ऐसा ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको इजीली पता चल जाए कि आंसर मार्क करना है. तो यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हो कि आंसर डी हो गया. ऑल्दो बाकी भी चेक करना है तो इन द सेम प्रोसीजर यू मे चेक. Cr2SO4 होल थ्राइस की सॉलिबिलिटी चेक करेंगे. So it will form 2Cr3 plus and 3 sulfate ion. So it is 2S2 and 3S3. Sorry, 2S2 plus 3S2. यहाँ से KSP की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 2S2 स्क्वायर इंटू 3S2 क्यूब. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108S2 पावर 5. यानी कि सॉलिबिलिटी S2 लिखेंगे तो आ जाएगा KSP बाय 108 पावर 1/5. ठीक है, तो देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट भी है, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ये पावर 1/5 आएगी. ठीक है, अगला वाला केस चेक करेंगे. इट इज़ BaSO4. तो BaSO4 की सॉलिबिलिटी चेक करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी बेरियम 2 प्लस एंड सल्फेट आयन. नाउ सॉलिबिलिटी S3 एंड S3. तो अब की बार KSP की वैल्यू लिखेंगे तो S3 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि S3 की वैल्यू KSP पावर 1/2. ये मैच कर गया. लास्ट में CrCl3 लिया. CrCl3 वाटर में डिजोल्व करेगा Cr3 प्लस एंड 3Cl माइनस. सॉलिबिलिटी S4 ले लो, S4 एंड 3S4. तो आ जाएगा S4 इंटू 3S4 पावर 3 इज इक्वल टू KSP. यानी कि सॉलिबिलिटी आ जाएगी S4 इज KSP बाई 27 पावर 1/4. तो सारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा. अदरवाइज इट वॉज नॉट नीडेड कि हम सब चेक करें, ऑप्शन फर्स्ट वाले से क्लियर हो गया था. सो योर आंसर मस्ट बी डी. ओके, देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. In question number 11, it's given 50 ml of 0.2 m ammonia solution is treated with 25 ml of 0.12 m HCl. If pKb of ammonia solution 4.75, pH of the solution will be. तो देखो बेसिकली आपको बताया था कि अगर एक एसिड और एक बेस को न्यूट्रलाइज कराता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कॉम्बिनेशन होते हैं या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन होते हैं, तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में बफर सोल्यूशन बनता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन होता है. तो अब ये मैं जरा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो अमोनिया की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं. H4Cl will form. अमोनिया लिया है हमने 50 ml 0.2 m और HCl लिया है 25 ml 0.2 m. तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है HCl लिमिटिंग है. मिलीमोल्स के टर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 10 मिलीमोल्स है और ये 5 मिलीमोल्स है, राइट. इट इज़ गिवन 0.2, सॉरी. सो इट इज़ 25 ml 0.2 m है. तो फर्स्ट वन इज़ 10 मिलीमोल, सेकेंड वन इज़ 5 मिलीमोल्स. तो लिमिटिंग हो गया HCl, तो ये 0 हो गया. ये 5 मिलीमोल्स, ये 5 मिलीमोल्स. अब आप देखो हमारे पास सोल्यूशन में एक वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट हो गया. तो इसका मतलब ये बेसिक बफर बन रहा है. बेसिक बफर बन रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय
बेस, दोनों 5 5 है यानी इक्वल है, तो यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं पी ओ एच इज इक्वल टू पी के भी आ जाएगा विच इज़ 4.75, और पी एच लिखेंगे तो 14 माइनस पी ओ एच हो जाएगा. सो दिस कम्स आउट टू बी 14 माइनस 4.75 विच इज सिंपली 9.25. आंसर हमारा हो जाएगा डी. ठीक है, सो इट्स आंसर विल बी डी. चेक कर लीजिए एक बार केयरफुली. Now move to the next question. Next question we have to solve is question number 15. Question number 15 is given an aqueous solution containing 0.1 m H2S and 0.2 m HCl. If the equilibrium constant for the formation of HS minus from H2S is 1 into 10 to the power minus 7 and that of sulfide ion from HS minus is 1.2 into 10 to the power minus 13. तो ये देखो बेसिकली H2S के डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं Ka1 एंड Ka2. एक इक्वेशन ये हुई. दूसरे स्टेप पर डिसोसिएशन लिखेंगे तो ये आ गया. तो ये वैल्यू Ka1 गिवन है अपने को 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 और Ka2 की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 13. सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है, राइट. सो आपको पता है कि 0.1 m H2S है हमारे पास और 0.2 m HCl है. तो एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा. और अगर कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज रेगुलेटेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो इट विल बी 0.2 सिंपली, राइट. अब H2S का डिसोसिएशन सप्रेस कर जाएगा तो सर्टेनली H2S कंसंट्रेशन भी 0.1 ही रहने वाली है. ओके, अब चूंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं. दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं. H प्लस कंसंट्रेशन 0.2 m हो गया, HS माइनस कंसंट्रेशन निकालनी है, H2S कंसंट्रेशन 0.1 m है. सो इफ यू ऐड द टू इक्वेशंस तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी H2S गिव्स 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 20. अब यहाँ से सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन लिखनी है तो आ जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2S कंसंट्रेशन. दिस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, राइट. अब यहाँ से सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन निकालना है. बाकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है. H2S कंसंट्रेशन 0.1 m, H प्लस कंसंट्रेशन 0.2 m. तो स्क्वायर करो, सॉल्व करो और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन रिपोर्ट कर देनी है. ये सॉल्व होकर 3 इंटू 10 पावर माइनस 20 आ जाएगा और हम आंसर रिपोर्ट कर देंगे ए. Then comes to the next question. This is question number 16. An aqueous solution contains an unknown concentration of Ba2 plus. When 50 ml of 1 m solution of Na2SO4 is added, barium sulfate just begin to precipitate. The final volume is 500 ml. The solubility product of barium sulfate is given. The original concentration of Ba2 plus you have to report. So देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि बेरियम सल्फेट को अगर प्रेसिपिटेट कराना है तो Ba2 प्लस प्लस सल्फेट आयन से बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट करेगा. ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है. सो एट द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन QSP इक्वल टू KSP की कंडीशन लगेगी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू बेरियम 2 प्लस कंसेंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन, राइट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपने को दे रखा है 1 इंटू 10 पावर माइनस 10. बेरियम 2 प्लस कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है और सल्फेट आयन उसने बोला हुआ 50 ml 1 m सल्फेट सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज एडेड टू BaSO4 जस्ट बिगिन टू प्रेसिपिटेट. फाइनल वॉल्यूम इज 500 ml. तो यहाँ से अगर हम सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन लिखेंगे तो दैट विल बी 1 इंटू 50 बाई 500. ये समझ आया कैसे? बिकॉज इनिशियली 1 m 50 ml है तो मोली मोल्स हो गए 50 और बाद में टोटल वॉल्यूम 500 ml कर दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो गई 1 इंटू 50 बाई 500. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बेरियम 2 प्लस कंसेंट्रेशन जो हमारे पास आएगी फाइनली दैट इज एक्चुअली हाउ मच बताओ. ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9m. टोटल वॉल्यूम 500 ml था, उसमें 50 ml हमने Na2SO4 मिलाया था. इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बेरियम 2 प्लस वॉज 450 ml और जो बाद में 500 ml हो गया. तो इनिशियल वॉल्यूम जो था वो था 450 ml. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस अगर लिखेंगे तो ये 1 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 9 मोल्स पर लीटर कंसेंट्रेशन है 500 ml में. इनिशियल वॉल्यूम 450 ml था तो उसमें कितनी कंसेंट्रेशन होगी कैलकुलेट करके निकालना है. इसको सॉल्व करके आपको आंसर रिपोर्ट करना है. सो दिस कम्स आउट टू बी 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. ओके,
इसको सॉल्व करिए तो 1.1 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा, यानी कि आंसर बी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया ना? क्योंकि इनिशियली 50 ml 1 m सोल्यूशन को हमने बेरियम सोल्यूशन में ऐड करा और फाइनल वॉल्यूम 500 ml हो गया। इसका मतलब बेरियम का जो सोल्यूशन था वो 450 ml था और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन 50 ml था। तो हमें नई कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आप आसानी से समझ जाओगे। Then comes the next question. This is question number 18. 18th question is when a mixture of 100 millimoles of calcium hydroxide and 2 gram of sodium sulfate was dissolved in water and the volume was made up to 100 ml. The mass of calcium sulfate formed and the concentration of OH minus in the resulting solution respectively. Molar mass of calcium hydroxide, sodium sulfate, calcium sulfate is given or KSP of calcium hydroxide is given. So देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। The question is given 100 millimole of calcium hydroxide and 2 gram of sodium sulfate was dissolved in water and volume is made up to this. तो बेसिकली हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और उसमें हमारे साथ सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है। वी हैव टू सब्सटेंसेस। इसका हमारे पास 100 मिलीमोल्स है और वॉल्यूम हमने बाद में 100 ml का रखा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो ये कंसंट्रेशन 1 m आ गई। बट ध्यान रखना ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसकी KSP दे रखी है आपको 5.5 इंटू 10⁻⁻⁶। इसका मतलब ये पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन में चूंकि कैल्शियम सल्फेट आगे बन रहा है, सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, तो जितना रिएक्ट कर रहा है वो आपको रिपोर्ट करना है। तो हमें इसको ज़रा सही से लिखना पड़ेगा पहले। सो इक्वेशन अगर लिखेंगे यहाँ पे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से हो रही है, तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर फॉर्म हो रहा है। बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन होता जाएगा तो इक्वेशन फॉरवर्ड में शिफ्ट होती जाएगी। सो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर लिखेंगे, जस्ट नॉट वाटर, इट विल फॉर्म NaOH। सो 2NaOH, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी, राइट। So if you will check, initially it is given 100 millimole of calcium hydroxide and sodium sulfate is 2 ग्राम। तो मोल्स निकालेंगे 2/142 इंटू 10⁻³ कर लो तो मिली मोल्स में 14.08 अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है लिमिटिंग सोडियम सल्फेट है, थोड़ी देर बाद ये जीरो हो जाएगा, तो उसके 14.08 मिली मोल्स फॉर्म हुए और इसके अराउंड 28.16 मिली मोल्स फॉर्म हुए। राइट, तो अब आपको दो चीज़ें लिखनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस और एक अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ से अगर हम अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे तो आ जाएगा 14.08 इंटू 10⁻⁻³ इसके मोल्स हो गए और मॉलिक्यूलर मास 136। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.9 ग्राम आ जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस लिखेंगे तो 28.16 मिली मोल्स हो गए एंड दिस मच मिली मोल्स इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 0.28 m हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा KSP का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग हो जाता तो फिर हम उसकी स्पैरिंगली सॉल्युबिलिटी से निकालते हैं कितनी हाइड्रोक्साइड इन कंसंट्रेशन है। बट यहाँ पे NaOH बन रहा है विच इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस NaOH से रेगुलेट कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्ट्रीब्यूशन निग्लिजिबल मान लेंगे। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20, it's given solubility product of Zr3PO4 whole 4. So Zr3PO4 whole 4 ये given है, उसकी solubility लिखेंगे तो आ जाएगा 3Zr4 प्लस 4PO4 3 माइनस। सॉलिबिलिटी अगर S मोल्स पर लीटर एज्यूम कर ले तो ये 3S और ये 4S आएगा, तो उसके KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 3S क्यूब 4S पावर 4 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से सॉलिबिलिटी की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा KSP बाय 6912. This comes out to be KSP by 6912 पावर 1/7, यानी कि ऑप्शन बी। चेक कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं JEE मेंस में, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, बार बार रिवाइज इट प्रॉपर्ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। It's given in an acid-based titration, 0.1 m HCl solution was added to NaOH। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है कि HCl का वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं इन NaOH सोल्यूशन, यानी स्टार्टिंग सोल्यूशन NaOH का है, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड कर रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द चेंज इन पीएच ऑफ द टाइट्रेशन मिक्सचर इन द एक्सपेरिमेंट। तो देखो एक इसका टाइट्रेशन हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग इसको। सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन तो ये हो गया बेसिकली टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनिशियली आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH will be quite higher, means close to 12 and higher, तो pH हायर वैल्यू होगी। एंड फाइनली जब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद जब हम फाइनल pH तक पहुंचेंगे, pH विल बी क्वाइट लोअर वैल्यू, क्योंकि फाइनली एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो फाइनली स्ट्रॉन्ग एसिड वाले रेंज में पहुंच जाएंगे तो pH विल बी अ क्वाइट लोअर वैल्यू। ठीक है, और जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा वहाँ पे ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो इससे क्लियर है कि ग्राफ सी एंड डी तो हो नहीं सकता, ए और बी में से मार्क करना है। ग्राफ ए जो है देखो हायर पीएच से स्टार्ट होकर लोअर की तरफ जा रहा है, ग्राफ बी उल्टा बना हुआ है। अगर ये टाइट्रेशन में NaOH को HCl में मिला रहे होते तो ग्राफ बी जैसा आता, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि आंसर आपका ए आ जाएगा। सिंपली टाइट्रेशन का होगा, स्टार्टिंग पीएच विल बी क्वाइट हायर। आप ग्राफ से देख लो, ये क्वाइट हायर वैल्यू से स्टार्ट होकर क्वाइट लोअर वैल्यू पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन नंबर 25। In question number 25, you will see it's given the value of equilibrium 2H2O gives SiO plus plus OH minus. The value of delta G naught at 298 Kelvin is approximately, तो हमारे पास देखो इक्वेशन है 2 वाटर गिव्स SiO plus plus OH minus। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, तो इसकी वैल्यू Kw लिखेंगे तो 10 पावर माइनस 14 हो गया। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस 2.303। वैल्यू ऑफ R इज 8.31 into temperature 298 Kelvin into log of 10 to the power minus 14। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू 14, इतने जूल्स पर मोल आपका आंसर बनेगा। किलो जूल्स में लिखना है तो 1000 से डिवाइड करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस कम्स आउट टू 79.84 किलो जूल पर मोल, और यू में से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलो जूल पर मोल, तो उसका आंसर हम लोग डी मार्क कर देंगे। The next question is question number 27. Question number 27 is given 3 gram of acetic acid is added to 250 ml of 0.1 m HCl and the solution made up to 500 ml। तो देखो एक एसिटिक एसिड को HCl में मिला रहे हैं तो कॉमन एन इफेक्ट का केस हो गया। टू 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन हाफ ml ऑफ 5 m NaOH इज एडेड। तो NaOH जो बेस है वो पहले HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, अगर HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बाद में एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, तो हमें पहले 1 by 1 दोनों के अमाउंट्स रिपोर्ट करने हैं। सो सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड का 3 ग्राम प्रेजेंट है, तो अगर मोल्स निकालेंगे तो 3/60 मोल्स हो गए। HCl जो है हमारे पास वो 0.1 m 250 ml है, तो 0.1 इंटू 250/1000 करेंगे अगर हम, तो वैल्यू आ जाएगी 1/40 मोल्स, राइट। अब जो हमने NaOH लिया हुआ है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो NaOH ले रखा है हाफ ml 1/5 इंटू 10 to the power -3, और टू 20 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन हाफ ml ऑफ 5 m NaOH इज एडेड। हमने इसका 20 लीटर सोल्यूशन कर लिया है, जो ऊपर वाला सोल्यूशन है, तो मोल्स ही निकाल रखे हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज मोल्स ही रिएक्ट करने वाले। सो वी हैव टेकन हाफ ml 5 m NaOH, उसके मिली मोल्स लिख लो आप यहाँ पे, या मोल्स लिख लो सीधे सीधे। तो NaOH के मोल्स लिखेंगे तो इट इज हाफ इंटू 5 इंटू 10 to the power -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/2000। ओके, so there is a correction in the question, make it to 20 ml, it's given 20 liter, it was of misprint over here। तो हमने ये जो सैंपल निकाला 3/60 मोल्स, यानी कि ये सिंपली लिखेंगे तो ये 1/20 मोल्स हो गया, और 1/40 मोल्स हो गया, ये इन 500 ml सैंपल है। अब इसी चीज़ को 20 ml सैंपल में निकालेंगे, तो इन 20 ml सैंपल अगर कैलकुलेट करेंगे तो HCl के मिली मोल्स हो जाएंगे 1/40 मिली 1/40 मोल्स है 500 ml, तो 20 ml में कितना हो जाएगा 1/40 इंटू 500 बाय 1/40 इंटू 20/500,
ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/1000 मोल्स। और यही एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/20 इंटू 20/500, ये वैल्यू आ जाएगी 1/500। ओके, अब हमने रिएक्शन करानी है, HCl और NaOH की रिएक्शन होगी, तो HCl प्लस NaOH की रिएक्शन होकर NaCl एंड वाटर बनेगा। तो ध्यान से देखो, ये 1/1000 मोल्स है और ये 1/400 मोल्स है, तो HCl लिमिटिंग हो गया। NaOH कितना बचा हमारे पास, 1/400 माइनस 1/1000, राइट। अब जो बचा हुआ NaOH है वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो एसिटिक एसिड प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मिली मोल से करें तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि मोल्स के टर्म में ये थोड़ा सा देखो डिवीजन में आ रहा है बहुत सारा। अगर हम इसी को मिली मोल्स में सॉल्व करना शुरू कर दें तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू सॉल्व इट इन मिली मोल्स तो इट विल बी गुड। इसको हम लोग 1 मिली मोल लिख सकते हैं, इसको 2 मिली मोल्स लिख सकते हैं, और 1/400 को लिखेंगे तो ये 2.5 मिली मोल हो जाएगा। 1000/400 कर देंगे सीधे सीधे, राइट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, जब बस बात वैसे ही है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लें। ये 2.5 मिली मोल हो गया, तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करके बनेगी और कोई अंतर नहीं है। ये 2.5 मिली मोल हो गया, HCl आपका 1 मिली मोल हो गया। तो 2.5 में से 1.5 मिली मोल अगली वाली रिएक्शन के लिए बचा, क्योंकि 1 तो कंज्यूम हो गया ऊपर वाली रिएक्शन में। और एसिटिक एसिड हमारे पास 2 मिली मोल है, तो लिमिटिंग अभी NaOH हो गया, अब ये जीरो हो जाएगा, ये 0.5 मिली मोल बन जाएगा। और ये रिएक्शन सही से लिख लीजिए, CH3CONA एंड वाटर, CH3CONA एंड वाटर, एंड दिस इज नाउ 1.5 मिली मोल, राइट। सो अब आप देखो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या बचा है, वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, तो ये बफर सोल्यूशन हो गया हमारे लिए। चलो समझ में आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बफर सोल्यूशन। वो भी कौन सा, एसिडिक बफर सोल्यूशन, अगर और केयरफुली लिखा जाए। तो एसिडिक बफर का अगर हम पीएच लिखेंगे तो पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और यू मे सिंपली राइट कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पीएच इज इक्वल टू PK गिवन है 4.75 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CON इज 1.5, CH3COH is 5, so this will be equal to 4.75 plus log 3। अब log 3 चूंकि 0.4771 गिवन है, तो हमारा पीएच हो जाएगा 4.75 प्लस 0.4771। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। 4.75 प्लस 0.4771, दिस कम्स आउट टू अराउंड 5.2271। तो 5.22 या 5.23 लिख सकते हैं, इसी को राउंड ऑफ करके लिखेंगे कि 5.23 लिखा जा सकता है। दिस इज योर फाइनल आंसर, और यू मे राइट 5.22 ऑल्सो। मैं इसने ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी लिबर्टी दे दी थी स्टूडेंट्स को, 5.22 से लेके 5.24 तक कुछ भी लिखा था तो उसको करेक्ट आंसर मान लिया था। प्रॉपर कैलकुलेशन देखेंगे तो 5.23। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर से देख लो एक बार, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले एसिटिक एसिड था, HCl था हमारे पास, 500 ml सोल्यूशन में हमने मोल्स लिख लिए, NaOH के मोल्स निकाल लिए। बाद में 20 ml सैंपल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH से, तो हमने HCl के मिली मोल्स निकाले 1, एसिटिक एसिड के मिली मोल्स निकाले 2। HCl और NaOH बने रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो HCl का 1 मिली मोल NaOH के 1 मिली मोल से रिएक्ट कर जाएगा, NaOH बचेगा 1.5 मिली मोल। जो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड 2 मिली मोल है, तो न्यूट्रलाइजेशन NaOH का कंप्लीट हो जाएगा। एसिटिक एसिड बचेगा, CH3CONA बचेगा, सो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बचे, तो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला लगा देना, पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, और फाइनल आंसर 5.23। बट आई वुड से कि ऐसे क्वेश्चन अगर जेई मेंस के पेपर में आते हैं तो उनको या तो सबसे लास्ट में करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट इज इंपॉर्टेंट। इतना बड़ा सवाल सॉल्व करने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, जबकि बाकी जेई मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम टाइम में सॉल्व होते हैं। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और टाइम बचा है तो आप भले ही करो, बट अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो डेफिनेटली ऐसे सवाल छोड़ दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, then comes to the next question. This is question number 28. In question number 28, so in question number 28, you will see the stoichiometry and the solubility product of the salt with the solubility curve given below respectively. तो यहाँ पे देखो, अगर हम ग्राफ से थोड़ा सा इंटरप्रेट करें तो अगर हमारे पास देखो कॉन्सेंट्रेशन 1m है x के लिए, ग्राफ को आपको थोड़ा इंटरप्रेट करना है सही से। तो अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अगर 1m है,
तो करस्पॉन्डिंग y देखो लगभग 2m है। ये इसका उल्टा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x जो है 1m, y जो है वो 1m है, x 2m, यानी कि x इज टू वाई जो है वो 2:1 या 1:2 है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला x/2 लिखेंगे, अगर हम इसका फॉर्मूला x/2 लिखेंगे तो ये x+2y जैसा केस बनेगा। तो x और y का रेशियो 1:2 आ रहा है, अगर x 1 होगा तो y 2 आ जाएगा, ये भी ठीक है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है x2y होगा तो 2x+y जैसा ब्रेक करेगा। अगर x2 होगा तो y 1 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक स्टोइकियोमेट्री काम कर सकती है डेटा के हिसाब से, ग्राफ से देख के पता चल रहा है। अब अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी s मान लें तो ये s और 2s आएगा, यहाँ पे 2s और s आएगा, मतलब सॉलिबिलिटी एक ही जैसी आने वाली है दोनों फॉर्मूले से, राइट। तो अब अगर हम यहाँ से KSP लिखें तो s की वैल्यू अगर लिख रहे हैं तो यार 1 × 10⁻³ मिलीमोल्स पर लीटर दे रखा है कंसेंट्रेशन देखो, और 2s की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻৯ आएगा। सिमिलरली इससे KSP सॉल्व करेंगे तो वो भी वही वैल्यू आ जाएगी, इट इज 2 × 10⁻³ स्क्वायर इंटू 1 × 10⁻³, ये भी सॉल्व होकर 4 × 10⁻৯ आ जाएगा। अब अगर स्टोइकियोमेट्री चेक करेंगे तो या तो x/2 होगा या x2y होगा, यानी कि डी ऑप्शन तो खत्म हो गया, ABC में से ट्राई करना है। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट 4 × 10⁻9 आना है, उसका मतलब इसका आंसर हमें C रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, it's given the following assessment region, the correct option is the pH of water increases, the pH of water increases with the increase in temperature। तो देखो आपको पता है वाटर के केस में, वाटर का जो डिसोसिएशन प्रोसेस है, वाटर गिव्स H+ एंड OH-, ये प्रोसेस डेल्टा H पॉजिटिव का केस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि H++ OH- कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे उसको बेसिकली। तो ये इसका उल्टा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से KW इंक्रीज करेगा, KW इंक्रीज करेगा तो PKW डिक्रीज करेगा, उसे लिखा है। और अगर PKW डिक्रीज करेगा तो वाटर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है pH, वो होता है PKW/2, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, राइट। तो सेवन द pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KW इंक्रीज करेगा, PKW डिक्रीज करेगा तो pH जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन में लिखा है डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी गलत दिया हुआ है, तो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग का केस हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग इसका आंसर है, बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग देखो ऑप्शन में रखते हैं, बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग आंसर है। समझ में आ गया ना, एंडोथर्मिक कैसे पता चला, H++ OH- गिव्स वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एंड दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस के इसमें आपको वैल्यू भी पता है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट की एनर्जी रिलीज होती है। तो 29 पे बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग का केस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी इज क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। 33 में लिखा है 100 ml 0.1 m HCl is taken in a beaker and into it 100 ml of 0.1 m NaOH added in the step of 2 ml and the pH is continuously measured. Which of the following graph correctly depict the change in pH? तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एंड टू इट हमारे पास स्टार्टिंग सोल्यूशन देखो किसका हो गया, HCl का। तो ऐसा भी देखो पुराना एक सवाल अभी हम लोग डील किया था इसी तरीके का, सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल। तो हमने 100 ml 0.1 m HCl को बेकर में लिया और उसमें 100 ml 0.1 m NaOH ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टार्टिंग सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH इज लो वैल्यू। और फाइनल जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, pH जो है वो हाई वैल्यू होगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो ग्राफ ए जो है वो हमें गिवन है, और pH 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा, दैट विल बी समवेयर मिडवे ऑफ द कर्व। तो ग्राफ ए तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फाइनल pH 7 पे नहीं रुकने वाला, फाइनल pH विल बी स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, क्योंकि आप बाद में NaOH ऐड करते जा रहा है ड्रॉप बाई ड्रॉप। उसका ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है, सी तो हो ही नहीं सकता और स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता, तो उसका आंसर हमारा बी हो जाएगा।
ध्यान से देख लो, मैंने टाइट्रेशन कर्व्स आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, उससे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा, जिसका आंसर बी होना है। प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टाइट्रेशन कर्व्स अगर ठीक से याद होंगे तो काम बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34 is given a soft drink was bottled with a partial pressure of CO2 of 3 bar over a liquid of at room temperature. The partial pressure of CO2 over the solution approaches to a value of 30 bar when 44 gram of CO2 is dissolved in 1 kg of water. At room temperature is the approximate pH of the soft drink bottle is। तो देखो आपको पता है कि गैसेस की सॉलिबिलिटी जो प्रेशर की प्रोपोर्शनल होती है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो जब हमने 30 बार प्रेशर ले रखा है, उस कंडीशन में अगर हम CO2 के लिए मोलरिटी लेट से कैलकुलेट करें तो इट विल बी 44 ग्राम, मोलर मास 44 जितने मोल होगा, और ये 1 kg वाटर में है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 मोल्स पर kg। ठीक है। अब चूंकि ये डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो जब हम 3 बार प्रेशर पे जाएंगे तो प्रेशर 1/10 कर दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1/10 हो जाएगी, एम डैश की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मोल्स पर kg। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.1 एम बी एज्यूम कर सकते हैं। डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन के केस में मोलारिटी मोलारिटी सेम होता है। या क्वेश्चन में ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक भी आपको 1 ग्राम पर ml दे रखी है, तो आप उसको मोलारिटी ही मान सकते हो। क्वेश्चन में देखो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही दे रखी है, तो बिना टाइम खराब किए इसको मोलारिटी ही मान लो। तो जो 1 kg ऑफ वाटर है वो 1 लीटर ही कंसीडर कर लेना, तो मोलारिटी इतने मोल्स पर लीटर होगी, और नई मोलारिटी जो हो जाएगी वो 0.1 एम हो जाएगी, क्योंकि आपने 3 बार प्रेशर यानी प्रेशर 1/10 कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन भी 1/10 हो जाएगी। CO2 की कंसेंट्रेशन पता चल गई आपको। अब CO2 जब वाटर में डिजोल्व होगा तो इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये वीक पॉलीप्रोटिक एसिड की तरह ट्रीट करेंगे, तो इट विल डिसोशिएट एज H प्लस एंड HCO3 माइनस। अब मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट स्टेप ही बस H प्लस रेगुलेट करता है। तो यहाँ से अगर हम H प्लस कंसेंट्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा √/CKA1। ध्यान से देखो, कंसेंट्रेशन 0.1 है, के की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁷। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। जब ये आ गया तो यहाँ से pH लिखेंगे तो आ जाएगा 4 - log 2 विच इज 3.7। क्लियर। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में pH जो है वो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन से रेगुलेट होता है, तो H प्लस कंसेंट्रेशन लिखेंगे √/CKA1। K1 दे रखा है 4 × 10⁻⁷, कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1, सिंप्लीफाई करा, pH की वैल्यू हो जाएगी 4 - log 2 3.7। फाइनल आंसर में इंटू 10⁻⁻1 में लिखना है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 37 × 10⁻⁻1। फाइनल आंसर लिखेंगे 37.00। Then next question is question number 36. This is last question of this DPP. So question number 36 is given, if the solubility product of AB2 is given, then the solubility of AB2 in the pure water is simple। AB2 टाइप का अगर सॉल्ट है तो ये बनेगा A2+ + 2B माइनस, ऐसे लिख ले रहे हैं। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो ये S और 2S हो गया, तो इसका KSP लिखेंगे हम लोग S × 2S² विच इज 4S³ सिंपली। अगर सॉलिबिलिटी लिखना है तो आ जाएगा KSP/4 पावर 1/3, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 3.2 × 10⁻11/4 पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ नॉट -4 सॉरी, 10⁻12 बनेगा, बाई 3 करेंगे तो 2 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। और आपसे पूछा गया है सॉलिबिलिटी इन द मल्टीपल ऑफ 10⁻⁴, तो इसका आंसर जो रिपोर्ट कर देंगे वो आ जाएगा 2.00। राइट, दिस कंप्लीट्स योर ड्यूटी ऑफ फाइंडिंग इक्विलिब्रियम।